DC wall actuation mechanisms are of various type. In the DC wall actuation mechanism may be a manually operated DC wall, it may be a mechanically operated DC wall, it may be a electrically means solenoid operated DC wall, or pilot, either hydraulic or pneumatic, so pilot operated DC wall. So ऑपरेट करने के लिए हम कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक तो हम हाथ से दबाएंगे, पैर से दबाएंगे, या इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेंगे, या किसी मैकेनिकल सिस्टम द्वारा सिग्नल भेजेंगे, या ऑयल और न्यूमेटिक्स, इन दोनों के साथ कोई सिग्नल भेजेंगे उसे डिस्प्लेस करने के लिए, उसके अंदर का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करने के लिए। तो इसके अलावा तो और कोई हो नहीं सकता। सो दीज आर द डिफरेंट डीसी वॉल एक्चुएशन मेथड्स दैट वी आर यूजिंग। अभी जो सेंटर पोजीशन की हमने बात की थी कि अभी हमने जो वॉल देखा उसमें सेंटर वाले सब पोर्ट्स क्लोज थे। अब उस इसलिए हमने उसको कहा ऑल पोर्ट्स क्लोज। अब ये लैंग्वेज आपके समझ में आ गई, हाउ वी आर नेमिंग द सेंटर पोजीशन। उसको ख्याल में रखते हुए अब बताइए इस वाले सेंटर पोजीशन को आप क्या नाम दोगे। नाउ यू नो द मेथोडॉलॉजी कि हम किस तरह से नाम दे रहे उसको। चारही पोर्ट्स जे आहेत सर एकमेकांसोबत कनेक्टेड झालेले आहेत, मग त्याला काय नाव द्याल? ऑल पोर्ट्स एंगेज्ड. एंगेज, पण त्याच्याऐवजी आपण म्हणणार ऑल पोर्ट्स ओपन, याचा अर्थ एकमेकांशी जोडलेला आहे. सो आधीची पोझिशन होती म्हणजे आता ती इथे 2 नंबर मध्ये दाखवली आहे, दिस इज ऑल पोर्ट्स क्लोज, आणि पहिल्या पोझिशन सेंटर वाल्याला म्हणणार ऑल पोर्ट्स ओपन. तिसऱ्यामध्ये काय झालंय? हा, खालचे 2 कनेक्टेड आहे, वरचे 2 बंद आहे. तुम्हाला माहित आहे मागच्याच आपण डिस्कस केलं, खालचे जे 2 पोर्ट आहे ते कुठले असतील? लेफ्ट साईडचं कुठलं असेल आणि राईट साईडचं कुठलं असेल? खालचं लोअर लेफ्ट, लोअर राईट. सक्शन आणि डिलिव्हरी असणार ना सर ते? सक्शन याला कुठे असणार ना सक्शन? नाही, हे तर डीसी वॉल आहे. सक्शन तर पंपात होतं, म्हणजे याच्यातून एक तर प्रेशराइज ऑइल जाणार आहे, त्यामुळे हे एक पोर्ट यातला पंपाचा पी राहणार आहे, राईट. आणि दुसरा पोर्ट म्हणजे एक तर आपण ऍक्च्युएटर मध्ये प्रेशराइज ऑइल पाठवणार आणि दुसरं परत घेणार आहे की नाही, त्यामुळे हे दुसरं पोर्ट टँक पोर्ट असणार आहे रिटर्न लाईनचं. त्यामुळे नॉर्मली खाली जे पोर्ट असतं ते पी आणि टी असतं. असं काही जरुरी नाही की लेफ्टला पी असलं पाहिजे आणि राईटला टी असलं पाहिजे, पण जो काही आपण दाखवणार त्याप्रमाणे विचार तिथे मांडता आला पाहिजे. तर इथे आपण समजूया की खालचं लेफ्टचं पी आहे आणि राईटचं टी आहे. तर इथे म्हणजे कोण कोणाला कनेक्टेड आहे? पी टू टी. आणि वरचे जे 2 आहेत ते ऍक्च्युएटरला चालले आहे, म्हणजे इट्स अ डबल ऍक्टिंग सिलेंडर. इनफॅक्ट त्यालाच 2 वर्किंग पोर्ट असतात, तर एक लेफ्ट साईडचं पोर्ट, एक राईट साईडचं. परत लेफ्ट अँड राईट ही सध्या सब्जेक्टिव्ह लँग्वेज आहे, पण तात्पुरतं आपण चालवून घेऊ. जेव्हा आपल्याकडे डोळ्यासमोर ऍक्च्युअल फिगर येईल तेव्हा आपण त्याच्याशी रिलेटेड बोलूया. सो डबल एक्टिंग सिलेंडर. सर हाँ सर एक रिक्वेस्ट है सर, हिंदी में बोलिए सर. ओके. तो डबल एक्टिंग अगर एक्चुएटर है तो उसको 2 वर्किंग पोर्ट रहने वाले हैं, तो वो 2 वर्किंग पोर्ट ये अपर वाले केस में दिखाई दी. सो दीज आर द 2 वर्किंग पोर्ट्स ऑफ द एक्चुएटर. तो उसे जनरली ए, बी या सी, ये जो 3 लेटर्स है वो रिजर्व्ड है. किस लिए? वर्किंग पोर्ट्स ऑफ एक्चुएटर. उसमें भी रिजर्वेशन ऑलरेडी करके रखा है. ए, बी एंड सी स्टैंड्स फॉर वर्किंग पोर्ट ऑफ रिजर्वायर. पी स्टैंड फॉर प्रेशर पोर्ट या पंप वाला पोर्ट. आर, एस, टी, ये जो 3 लेटर्स है दोज आर रिजर्व्ड फॉर रिटर्न लाइन पोर्ट, टैंक पोर्ट. तो अगर एक टैंक पोर्ट है तो आर, एस, टी में से किसी भी एक लेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक से ज्यादा भी रिटर्न पोर्ट हो सकते हैं, जैसे हमने वो 5/3 देखा था ना, 5/2 या 5/3. तो उसमें जो 5वां पोर्ट है ना वो एडिशनल टैंक पोर्ट होता है. उस केस में आर और एस या एस और टी या आर और टी किसी भी 2 लेटर का हम चयन कर सकते हैं. तो अभी जो सेंटर वाली पोजीशन है 3 नंबर में जो दिखाई दी है,
उसमें क्या किया है कि पंप और टैंक कनेक्टेड है, लेकिन ए एंड बी बोथ आर क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि ए में से ना ऑयल बाहर आएगा ना अंदर जाएगा, वैसे बी में से ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। इसका मतलब उस एक्चुएटर का पिस्टन ये लॉक हो गया है, ना वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे। क्यों? आगे बढ़ने के लिए उसके आगे जो ऑयल है उसको बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता अवेलेबल है नहीं, वो पोर्ट तो बंद है। पीछे आने के लिए पीछे वाला वो पोर्ट लाइन खुली रहनी चाहिए, वो भी बंद है, उसमें से ऑयल कहीं आगे बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये सिलेंडर लॉक या पिस्टन लॉक हो गया है। तो किसी किसी एप्लीकेशन में हमें ऐसा चाहिए रहता है कि जैसे किसी प्लेटफॉर्म को हमने किसी हाइट पे उठाया है, वहां पे लोड रखा है और उस लोड को हम अनलोड कर रहे हैं, तो जब तक अनलोड प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाती वो प्लेटफॉर्म उसी हाइट पे रहना चाहिए, अदरवाइज वो नीचे नीचे आने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस केस में हमें ऐसा लॉकिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन तब हम पंप को बंद कर नहीं सकते, और बंद नहीं करेंगे तो पंप का सप्लाई कहाँ भेजेंगे फिर, क्योंकि ए और बी दोनों पोर्ट बंद है एक्चुएटर के। तो पंप का सप्लाई जाएगा कहाँ पे? अगर नहीं जाएगा तो प्रेशर बढ़ाएगा। फिर प्रेशर अगर बढ़ाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? मतलब पंप चालू है लेकिन उसका प्रेशर का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको किसी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, डीसी वॉल से आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो क्या होगा फिर? पंपवरती लोड वाढून सर त्याची वाइंडिंग वगैरे खराब होऊ शकते. मग ते होऊ नये म्हणून काय करायचं? मग ते प्रेशर रिलीफ बायपासचं वॉल्व काहीतरी एक पर्याय ये काढायला लागेल. somebody said rightly, रिलीफ वॉल करेक्ट बताया आपने, म्हणूनच रिलीफ वॉल लावला है। सो वी हैव यूज रिलीफ वॉल। इस केस में हमें जब तक हम वो जो प्लेटफॉर्म ऊपर गया है उसके ऊपर जो लोड रखा है उसको हटाते नहीं, ना हम पिस्टन को और ऊपर भेजने वाले हैं ना नीचे लाने वाले हैं, तो फिर तब तक पंप का क्या करें? उसका सप्लाई तो कंटिन्यूसली आ रहा है। तो नॉर्मली तो हम ऐसा घर में जैसे लाइट फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ करते हैं वैसे इंडस्ट्री में तो कर नहीं सकते हम। आपको पता है सबको, वो तो एक बार चला दिया तो कुछ कुछ पंप ऐसे होते कि तीनों शिफ्ट में काम चल रहा तो चालू ही रहते हैं, उसके बाजू में स्टैंड बाय पंप होता है, अगले वाले टाइम उसको चलाते इसको बंद रखते हैं, लेकिन जब चलाते तो कंटिन्यूसली चलाते हैं। तो ऐसे हम घर के फैन जैसा लाइट जैसा उसको तो फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ नहीं करते। फिर अगर उसका ऑयल आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए हमने ऑलरेडी रिलीफ वॉल लगाया हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि देखो उस प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाने के लिए उस पर जो भी लोड रखा है, मान लो कोई व्हीकल है जो ऊपर जा रहा है और ऊपर से हम उसको हटा रहे हैं, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, और उसके ऊपर जो लोड है उसके हिसाब से मान लो 200 बार का प्रेशर उस सर्किट में चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, ये 200 बार की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अनलोडिंग करना है ऊपर, तो पिस्टन को वैसे ही लॉक कंडीशन में रखना है। तो पंप 200 बार अब तक जनरेट कर रहा था, लेकिन उसका जो रिलीफ वॉल है उसको हमने एडजस्ट करके रखा है 500 बार पे, क्योंकि 500 बार के ऊपर उस सिस्टम में प्रेशर नहीं जाना चाहिए, कुछ तो टूट जाएगा। हम 500 बार जब रखते हैं ना तो पंप की कैपेसिटी 600 बार हो सकती है। पंप 600 बार तक दे सकता है, लेकिन पंप के अलावा बहुत सारी अदर पार्ट्स भी है उस सर्किट में जो वीक हो सकते हैं, जहाँ टूट फूट पंप के पहले हो सकती है। बहुत सारे पार्ट है, सील है, गास्केट है, इस तरह से नट बोल्ट है। तो उसमें जो सबसे वीकेस्ट पार्ट है उसको ख्याल में रखते हुए हम डिजाइन करते हैं या हम तय करते हैं इस वाले सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा किस हद तक प्रेशर जाना चाहिए। मान लो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो प्रेशर है 500 बार, हम तो इससे ज्यादा भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, पंप को जो रिलीफ वॉल लगाया हुआ है उसको हम 500 बार को एडजस्ट करके रखेंगे। इसका मतलब जब भी प्रेशर 500 बार के ऊपर जाने की सिचुएशन डेवलप होगी तो ये रिलीफ वॉल क्या करेगा, एक्चुएट होगा और वो पंप को डायरेक्टली टैंक में भेज देगा। लेकिन ये देखिए, अगर ऑयल को हम यूज कर रहे, किसी चीज को, किसी लोड को उठा रहे या नीचे ला रहे, तो हमें 200 बार की जरूरत है, और जब हम उस प्रेशर को इस्तेमाल नहीं कर रहे तब लेकिन 500 बार की जरूरत पड़ रही है। क्यों? तो वो रिलीफ वॉल खोलने के लिए। क्यों? तो वो प्रेशर नहीं बढ़ना, मतलब कुछ चीज टूटनी नहीं चाहिए, सेफ्टी वॉल खोलकर उसके द्वारा हम टैंक में लिक्विड भेज रहे हैं।
मतलब जब काम कर रहे हैं तब 200 बार, और जब जरूरत नहीं तब 500 बार पे पंप काम करेगा, तो कितना कंजम्पशन या एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, ये सेंटर वॉल्व जो है ना, इसमें ऐसी सिचुएशन लाके रखते हैं कि पंप का पोर्ट डायरेक्टली टैंक को कनेक्ट कर देते हैं, तो पंप चालू है और उसका सप्लाई सीधा टैंक में जा रहा है। अब इस वाले लाइन में बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब पंप ये नॉर्मली चलते रहेगा, वो कोई प्रेशर नहीं जनरेट करेगा ज्यादा, तो अब रिलीफ वॉल्व खोलने की भी जरूरत नहीं है, तो जो ज्यादा वाला कंजम्पशन होगा वो हट जाएगा। तो ऐसे मामले में हम ये सेंटर पोजीशन यूज करते हैं, और उसको हम टैंडम बोलते हैं। और आगे जाकर जो चौथी पोजीशन है, इसमें आप देखोगे जो सेंटर में जो पोर्ट बंद है वो तो पंप वाला है, लेकिन ए और बी ये जो दो पोर्ट है वो टैंक को कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हम वो पिस्टन को पावर नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैन्युअली हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे ढकेल सकते हैं, आगे खींच सकते हैं। कहीं कहीं हमें कुछ मैन्युअल एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसके लिए हम उन दोनों पोर्ट को, ए और बी दोनों को ही टैंक से जोड़ देते हैं, ताकि उसको हम मैन्युअली आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस वाले पोजीशन को नाम दिया गया है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। तो अब 4 पोजीशन आपके समझ में आ गए, जल्दी से बताइए सेंटर पोजीशंस कौन सी होती है। नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशंस है, एक बार नाम बता दीजिए, सबको याद हो जाएगा फिर। ये पहली वाली कौन सी है? ऑल नहीं, कनेक्टेड। अब उसका ढंग जो हमने नाम रखा है वही यूज करेंगे हम। All port open. ओपन All सेंटर, ports open. ऑल पोर्ट ओपन। दूसरा Open. वाला? सेंटर Yes, sir. ऑल पोर्ट्स क्लोज्ड। ऑल पोर्ट्स क्लोज, वेरी करेक्ट। तीसरा वाला? रिलीफ। नहीं, टैंडम सेंटर सर। टैंडम, टैंडम बराबर है, टैंडम, टैंडम बोलेंगे हम उसको। चौथा वाला? फ्लोट सेंटर सर। फ्लोट सेंटर, वेरी गुड। तो ये 4 नाम है। तो जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, इसलिए नाम हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर हमने पूछा आपको कि एक 4x3 वॉल निकालिए जिसमें सेंटर पोजीशन फ्लोट रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट का मतलब क्या है। तो इसके जो स्टैंडर्ड नेम्स है, ये आईएसओ सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है, तो इसलिए सर उसके नाम पता होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा बनी हुई, जिसको हम मेंटल ब्लॉक बोलते हैं, ऐसी बनी हुई रहती है। ये जो 4 पोजीशन है उसको हमने नाम दिया है कि स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन। इसके अलावा भी सेंटर पोजीशन अलग अलग रह सकती है, लेकिन उसे ज्यादातर नॉर्मली कॉमनली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोज आर नॉन स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड बोल दिया तो लोगों को लगता है अरे नॉन स्टैंडर्ड मतलब ढंग का नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस तरह से स्टैंडर्ड सर का आवाज मतलब येत ऐसा नाहीये होता मध्ये मध्ये. है। ओके, स्टैंडर्ड का अर्थ असा है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड है ने जो चीज ज्यादातर इस्तेमाल होती है, जिसकी प्रोसेस पहले से तय हुई है और सब लोगों के उसके उसके बारे में पता है, इंटरचेंज भी हो सकता है, उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड, इसका जरूरी नहीं है कि मीनिंग ये हो कि वो चीज खराब है। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा यूज में नहीं आती है, किसी किसी स्पेशल केस में ही वो यूज में आती है। अभी आवाज आ रही है ठीक से कि कोई प्रॉब्लम है? येतंय आवाज आता. मध्ये मध्ये ब्रेक होते सर तुमचा बघ. ते ब्रेक का होतं, कोणी कोणी मला फार आठवण करते माझी, मला फोन करतायत, मग मी फोनवरून कनेक्शन घेतलाय, मग असं झालं की एक साधारण 4-5 सेकंदासाठी आवाज येत नाही, असं होतं। हा बरोबर. ओके, नाउ पायलट ऑपरेटेड हमने देखा। अभी यहाँ पे देखो देयर आर 2 डीसी वॉल्स। दोनों वॉल को डिस्क्राइब करो आप जल्दी से। अपर वाला बताओ कौन से टाइप का डीसी वॉल है? सबसे पहले जो हमें आता है वो जल्दी से बता देंगे, किती पोर्ट किती पोजीशन? अपर वाला वो 2 लाईव्ह पोर्ट्स आहेत सर. किती पोर्ट आहेत?
2 लाईव्ह पोर्ट आहेत आणि टोटल 4 पोर्ट आहेत, 4 पोर्ट आहेत. हा, मग टोटलच बघायचे. आपण कुठल्याही एका एनव्हलप वर लक्ष केंद्रित करायचं आणि बघायचं त्याला किती कनेक्शन आहे. आता बघा इथे डिफॉल्ट पोजीशन ही सेंटर पोजीशन है, इसलिए जो कनेक्शन दिखाई दिए ना वो सेंटर पोजीशन को दिखाई दे रहे, बिकॉज दैट इज अ डिफॉल्ट पोजीशन. जो लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन है वो उसकी जगह लेने वाली है आगे जाके, तो उसको अलग से थोड़ी हम सर्किट में उसका कनेक्शन दिखाने वाले हैं. हम तो इन 4 पोर्ट को यूज करने वाले हैं, उसके अंदर का कॉम्बिनेशन बदलने वाला है. ओके, तो 4 पोर्ट है और पोजीशन कितनी है? 3 है ना? 3 है. तीन तो position. इसका मतलब कौन थ्री सा वाला पोजीशन है? सर. हाँ, 4/3 हो गया. सेंटर पोजीशन कैसी है? क्लोज है सर. ऑल पोर्ट्स क्लोज. जी. वो सेंटर पोजीशन, डिफॉल्ट पोजीशन सेंटर पोजीशन रहे, ऐसा है इसमें, ऐसी केयर ली गई है. डिफॉल्ट पोजीशन इज डिफॉल्ट पोजीशन सेंटर पोजीशन. हा सर, दोन्ही बाजूला स्प्रिंग सर. करेक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्प्रिंग सेंटर्ड. जब 3 पोजीशन रहेगी ना तब सेंटर पोजीशन ये डिफॉल्ट पोजीशन रहेगी. जब 2 ही पोजीशन है तो उसे हम ऑफसेट, स्प्रिंग ऑफसेट बोलते हैं. अब यहाँ पे स्प्रिंग सेंटर्ड. अच्छा, इसे ऊपर वाले को हम एक्चुएट कैसे करने वाले हैं? उसके अंदर का कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट? सर दुसऱ्या वॉल मधून जे आउटपुट आहे ते या वॉल खाली इनपुट लक्षात असते. इथे बघा डॉटेड लाईन आहे ना. पाहिलं. हा, Pilot dotted line. line आहे त्याला पायलट. करेक्ट. आणि एरो फील्ड आहे, तर फील्ड एरो म्हणजे इसके जो एरो हाइड्रोलिक ऑयल. एग्जैक्टली. तो इसका मतलब पायलट बोले तो दो भी हो सकते, दोनों मीनिंग हो सकते हैं, either hydraulic or pneumatic. But when you will observe that these arrows are filled, it means that there is a hydraulic pressure acting through this line. So it is hydraulically operated. तो अब जल्दी में आप मुझे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ अपर वाले का. सब चीजें कवर होनी चाहिए. एक विचारायचं होतं सर. हाँ, सर एक विचारायचं होतं तुम्हाला. बोला. तुम्ही आता म्हटले की जर एरो फील्ड असेल तर हायड्रॉलिक असणार. तर बरोबर. असं समजायचं का सर की जर एरोचं फक्त आउटलाईन असेल आणि फील्ड नसेल तर ते न्यूमॅटिक असणार? करेक्ट, बरोबर आहे. Yes. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलंच आहे असं. ओके ओके, थँक्यू सर. तर सांगा पूर्ण डिस्क्रिप्शन या वॉलचं, पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ अब ऊपर वाले वॉल का. पहले पोर्ट बाय पोजीशन. 4x3 वॉल्व आहे सर आणि सेंटर पोझिशन डिफॉल्ट सेंटर पोझिशन ते स्प्रिंग सेंटर्ड. हाँ, तो एवढंच सांगायचं, स्प्रिंग सेंटर्ड 4/3 स्प्रिंग सेंटर्ड. बाद में बताओ कैसे ऑपरेट करते हैं उसको. हाइड्रोलिक ऑपरेटर. हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, वेरी गुड. और फिर आगे जाके बताओ कि सेंटर पोजीशन कौन सी है. ऑल पोर्ट्स क्लोज, जैसे आपने बताया. राइट. इसी तरह से अब जो नीचे वाला वॉल्व है उसका डिस्क्रिप्शन बताओ. सब चीजें पता है आपको इसमें की. सर पहले पोर्ट बाय पोजीशन. 4x3 आहे. 4x3 वॉल्व आहे. करेक्ट. हायड्रॉलिकली ऑपरेटेड आहे. नाही. पण स्प्रिंग नाही. सेंटर्ड नाही. स्प्रिंग सेंटर्ड आहे. हा, सोलेनॉइड ऑपरेटेड आहे. करेक्ट. आणि स्प्रिंग सेंटर्ड आहे, दोन्ही बाजूनी स्प्रिंग आहे ना वर. ठीक आहे, इथे दाखवली आहे. हा स्प्रिंग लेफ्ट साइडचं, हे राईट साइडचं. तो 4/3 बरोबर आहे. सोलेनॉइड ऑपरेटेड बरोबर आहे. स्प्रिंग सेंटर्ड आहे. आणि सेंटर पोजीशन काय आहे? फ्लोट. सेंटर से. करेक्ट. अब इसमें देखिए जो नीचे वाला डीसी वॉल है इसका फंक्शन क्या है? तो जो ऊपर वाला डीसी वॉल है उसको ऑपरेट करना, और जो ऊपर वाला डीसी वॉल्व है उसके कनेक्शन दिखाई नहीं है आगे, सर्किट का पार्ट नहीं बताया आपको, लेकिन आप जान सकते हैं आसानी से. ये जो 2 रेड सर्कल्स है, यहाँ से ऑयल कहाँ जाने वाला है? नेचुरली टू एक्चुएटर्स. करेक्ट, बराबर है. तो डीसी वॉल 2 तरह के काम करता है. यहाँ पे जो डीसी वॉल हमने नीचे वाला देखा वो किसी और डीसी वॉल को ऑपरेट करने के लिए काम कर रहा है, और जो ये वाला ऊपर वाला है इसे हम बोलेंगे मेन डीसी वॉल ऊपर वाला. जो भी एक्चुएटर को कंट्रोल करता है उसे बोलेंगे मेन डीसी वॉल,
और बाकी जो डीसी वॉल वो तो एक्सेस एडिशनल डीसी वॉल है, उसको कोई अलग अलग फंक्शन उसका रह सकता है, लेकिन मेन डीसी वॉल किसे बोलेंगे आपको पता चल गया, राइट। अब देखते हैं प्रेशर कंट्रोल वॉल। उसमें की एक कैटेगरी हमने देखी है कि सिस्टम में एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने एक सेफ्टी वॉल के तौर पे एक वॉल यूज किया है, जिसे हमने नाम दिया है, आपको पता है क्या दिया है? सेफ्टी रिलीफ वॉल। नो, प्रेशर रिलीफ वॉल। ओके, रिलीफ, प्रेशर रिलीफ वॉल। प्रेशर रिलीफ वॉल, लेकिन इसके अलावा भी अन्य प्रेशर कंट्रोल वॉल्स है। प्रेशर रिलीफ वॉल is the pressure control wall example of pressure control, that's right, but other than pressure relief wall there are 4 other category types of pressure control walls। तो इसका मतलब ये प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या प्रेशर का सिग्नल लेके किसी और चीज को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेशर को सेंस करते हैं, पॉइंट नंबर 1। प्रेशर को सेंस करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू रहेगी उसके आधार पे कुछ डिसीजन लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। और डिसीजन लेने के बाद जो भी डिसीजन लिया है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो ऐसे 3 एक्टिविटीज ये प्रेशर कंट्रोल वॉल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि सेफ्टी वॉल है, तो हमेशा वो क्या करता है, सिस्टम में जो मेन लाइन जा रही है उस लाइन को हमने प्रेशर रिलीफ वॉल अटैच कर दिया है, तो हमेशा मॉनिटर करते रहता है कि सिस्टम में जो प्रेशर जा रहा है वो कितना है। ऑलवेज इट विल चेक, राइट। ये पहली बात होगी, उसने सेंस कर लिया। अच्छा ठीक है, उसने मेजर कर लिया, उसको पता चला कि भाई अंदर जो प्रेशर जा रहा है वो 150 बार है, लेकिन अब वो डिसीजन लेगा कि भाई हमको कितना प्रेशर दिया गया है, अंदर जाने के लिए कितना अलाउड है। तो उसमें ऑलरेडी सेटिंग किया है मैंने 200 बार का, तो इट विल ऑलवेज कंपेयर द सिस्टम प्रेशर विद द सेट प्रेशर। तो सिस्टम प्रेशर है 150 बार, सेट प्रेशर है 200 बार, तो उसने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन ले लिया? तो कुछ नहीं करना, ये डिसीजन है उसका, कुछ भी करना नहीं है। जो ऑयल अंदर जा रहा है सिस्टम में उसे जाने देना है, तो उसने जाने दिया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ऑयल अंदर ही जा रहा है। मान लो प्रेशर बढ़ता है, 225 आ जाता है, तो अगेन उसने चेक कर लिया, 225 आया, डिसीजन उसने कंपेयर किया 200 से, वो उसको क्या पता चला कि जो सेट प्रेशर है उससे ये प्रेशर ज्यादा है, तो वो डिसीजन क्या लेगा कि ये प्रेशर सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो सेफ नहीं है सिस्टम के लिए। अच्छा, डिसीजन ले लिया, अब आगे उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो हाउ इट विल कंट्रोल, हाउ इट विल प्रिवेंट दैट हाई प्रेशर ऑयल गोइंग इनटू द सिस्टम। वो ऑपरेट होगा और टैंक को रिटर्न ऑयल छोड़ देगा। यस, वो अंदर क्या करेगा, ऑपरेट होगा। उसके अंदर जो नॉर्मली एक पैसेज रहता है जिसको बंद करके रखा हुआ रहता है नॉर्मल केस में, उसे वो खोलेगा। जैसे ही वो खुल जाएगा, तो जो ऑयल सिस्टम में जा रहा है उस ऑयल को और एक चैनल मिल जाएगा जिसके जरिए वो टैंक को जा सकता है। अब ऑयल के पास 2 ऑप्शन है, एक तो सिस्टम में जाए या टैंक में जाए। ऑयल कौन सा प्रीफर करेगा रास्ता? सिस्टम में जाएगा, टैंक में जाएगा। क्यों? टैंक में क्यों जाएगा? उधर प्रेशर कम है। प्रेशर कम है, तो जो मैंने मंत्र आपको बताया था लास्ट टाइम, उसका जप करते रहना। वो यही याद रखो कि ऑयल ऑलवेज फॉलोज रेजिस्टेंस लो है उधर, तो उधर जाएगा वो। लिस्ट रेजिस्टेंट पाथ। इसी तरह से वाक्य को आप बिल्कुल समझ लो, जान लो, इसी तरह से उसका उच्चार करो। ऑयल ऑलवेज फॉलोज लिस्ट रेजिस्टेंट पाथ। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन वो जाएगा टैंक में ही, क्योंकि वहां पे लिस्ट रेजिस्टेंस है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाने से हम उसे रोक सकते हैं। सो दिस इज हाउ प्रेशर कंट्रोल वॉल हैज डन द थर्ड जॉब ऑल्सो, कि उसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और ऑफकोर्स फीडबैक लेते ही रहता है। जो पहली वाली सिस्टम है ना, चेक करने वाली, सेंस वाली, तो वो कंटिन्यूसली फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो इस तरह से रिलीफ वॉल काम करता है। तो इसके जो अन्य कैटेगरीज है उसमें यही होता है, लेकिन उसमें एक्शन अलग होती है। उसमें भी वो प्रेशर सेंस करेगा, फिर डिसीजन लेगा। तो उसमें जो कंडीशन डाली है उसके कंडीशन को अगर प्रेशर मीट करता है तो उसको ऑलरेडी हमने बता के रखा रहता है कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है।
ऑफ कोर्स उसको भी दो पोजीशन रहेगा, एक तो वो बंद रहेगा या तो चालू होगा। बंद रहेगा तो जैसे पहले से चलते आ रहा वैसे ही चलते रहेगा। अगर वो खुल जाएगा तो क्या करेगा ये अलग अलग बात होती है, इसलिए उसके अलग अलग नाम है। तो जैसे ही वो वॉल आएंगे तब हम देखेंगे। तो इस तरह प्रेशर कंट्रोल वॉल के दो फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं। ये देखो प्रेशर रिलीफ वॉल का एक, यहाँ पे मेन लाइन नीचे से ऊपर जा रही है जो दिख नहीं रही है इस पर्टिकुलर पिक्चर में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक मेन लाइन जा रही है ऊपर, उसी लाइन का एक कनेक्शन इस प्रेशर रिलीफ वॉल को दिया है। तो यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाई दी, इसका मतलब इसका प्रेशर, ये जो स्प्रिंग है जो रेड कलर से दिखाया है, उसने जो प्रेशर बनाया हुआ रखा है उस वॉल पे, वॉल एलिमेंट पे, वो ज्यादा है और ब्लू मतलब उसका कम है। तो ये वॉल नहीं खुलेगा। तो नहीं खुलेगा मतलब यहाँ से ऑयल आगे जा ही नहीं सकता है। तो जो पहले वाला मार्ग है नीचे से ऊपर, उससे जाना पड़ेगा उसे। लेकिन जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा और इससे ज्यादा होगा तो इसको पीछे ढकेलेगा और इस लाइन से वो सिस्टम से वो टैंक में जाएगा। लेकिन ये हमेशा ख्याल में रखना कि उसके लिए उसे और भी ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्रेशर यहाँ पे हमने सेट किया है ना, वो प्रेशर हमेशा उसको उतना डेवलप करना पड़ता है, तभी रिलीफ वॉल खुलेगा, उसके पहले नहीं खुलेगा। तो इसमें दिखाई दे, अभी ये देखो रेड कलर दिखाया, मतलब यहाँ का प्रेशर बढ़ गया तो इसको पीछे ढकेला, यहाँ पे थोड़ी गैप आ गई और ये ब्लू एरो भी दिख रहा है, आपको सबको दिख रहा है ना। तो यहाँ Yes, से sir. ऑयल टैंक हो जा रहा है। तो दिस इज हाउ इट एक्चुएट्स। तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल का सिंबल नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे एक एनवलप जैसा डीसी वॉल में होता है, तो एक ही एनवलप है, तो उसके अंदर एक्चुअली दो पोर्ट आपको दिखाई दे रही है। वो दो पोर्ट नॉर्मली क्लोज है यहाँ पे, लेकिन वो वाला सिंबल यहाँ पे जानबूझकर दिखाया गया नहीं है, उसे हमें समझना है। एक्चुअली 2x2 डीसी वॉल जैसे होता है ना, जिसमें एक पोजीशन में दोनों पैसेज मतलब पोर्ट बंद रहते हैं और दूसरे वाले में खुले रहते हैं, उसी तरह का सिचुएशन है लॉजिकली। लेकिन इसको जरा अलग ढंग से हम दिखाते हैं। जो क्लोज है ना वो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन तो होती है, इसलिए हम उसे दिखाते नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइंस है वो नॉर्मली क्लोज है। देखो उसके आगे ये एरो नहीं है, इसके बीच दिख रहा है ना आपको, उनके लाइन में नहीं है। वो लेफ्ट साइड में स्प्रिंग है और उसके अक्रॉस एरो है, उसका मतलब है स्प्रिंग द्वारा हम एक प्रेशर वहां पे सेट कर सकते हैं जो कि वेरिएबल है। हम अलग अलग प्रकार का प्रेशर वहां पे सेट कर सकते हैं। राइट साइड में ऊपर से एक पायलट डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन का मतलब पायलट लाइन होता है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले लाइन में प्रेशर है उसको हम कंटिन्यूसली सेंस कर रहे हैं, और सिर्फ सेंस ही नहीं कर रहे हैं तो उसको कंपेयर भी कर रहे हैं इस स्प्रिंग द्वारा सेट किए गए प्रेशर से, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड वाला प्रेशर ज्यादा है, राइट साइड वाला प्रेशर कम है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जैसी पोजीशन है वैसी रहेगी। इसका मतलब ये जो दो पोर्ट डिसकनेक्टेड है, क्लोज है, वो क्लोज ही रहेंगे। लेकिन ये डॉटेड लाइन से जो प्रेशर हमने सेंस किया, वो अगर स्प्रिंग द्वारा जो प्रेशर सेट किया है उससे ज्यादा है, तो ये उसे ढकेलेगा लेफ्ट साइड में, और इतना ढकेलेगा कि ये एरो बराबर ये दोनों पोर्ट के सामने आ जाएगा। और इस तरह से ये पैसेज इन दोनों के सामने आ जाने की वजह से ये दोनों पोर्ट एक मिक्स से जोड़ दिए जाएंगे, और ये सिस्टम के में जाने वाला जो प्रेशर है उसको और एक चैनल मिल जाएगा। यहाँ से नीचे टैंक भी दिखाई है, इसका मतलब ये सेकेंडरी जो पोर्ट है वो कनेक्टेड टू टैंक है। ये पहला वाला पोर्ट प्राइमरी है और ये सेकेंडरी पोर्ट, तो दैट इज कनेक्टेड टू टैंक। तो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ बन गया। इसका मतलब सारा ऑयल फिर इस चैनल के माध्यम से टैंक हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। सिर्फ विनायक को समझ में आई? यस सर, समझ में आई। अच्छा, आपको 2-3 लोगों का रिस्पांस मिला तो मुझे फिर पता चलता है। ठीक है, यही वाला सिंबल नंबर 2 है। सिर्फ एक चीज ऐड की हुई है, आपको एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, वो सर्कल भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मली तो जब तक स्प्रिंग से सेट किया हुआ प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है, अगर हम चाहे कि वो खुल जाए
तो एक पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल्व होता है, जिसके बारे में मैं ज्यादा तब बताऊंगा जब हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो ऐसा एक पायलट लाइन दिखाई, तो पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल्व भी होता है, तो इसको हम पायलट द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग है। तो यहाँ पे नीचे सर्किट में दिखाई गया है कि जैसे एक पंप है, उसको रिलीफ वॉल्व लगाया है और ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर 2x2 वॉल है तो वो बंद है। तो ऐसे केस में पंप जो सप्लाई दे रहा है वो प्रेशर बनाएगा, फिर रिलीफ वॉल्व के सेट प्रेशर को जब मीट करेगा तो वॉल्व खुल जाएगा, और इस तरह से प्रेशर तो हाई प्रेशर पे काम करेगा, लेकिन कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं। इससे जो प्रेशर है भले ही हाई प्रेशर हो, लेकिन वो यहाँ से टैंक में जाएगा। अब प्रेशर रिड्यूसिंग, इसका जो भाई है उसका नाम है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि हम किसी चीज को होल्ड भी करते हैं, उसके बाद ड्रिल करते हैं या उसको रिवेट करते हैं, तो एक ही जगह हम प्रेशर दो कामों के लिए प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होल्ड करने के लिए हमें कम प्रेशर अप्लाई करना है, क्यों? अदरवाइज ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो जिसके द्वारा हमने उसको होल्ड किया उसके मार्क उस सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसलिए होल्डिंग प्रेशर हमें कम चाहिए। ड्रिलिंग के लिए हो सकता है ज्यादा प्रेशर, या पंचिंग के लिए हो सकता है ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग पंप या कंप्रेसर यूज करेंगे क्या? तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ प्रेशर कम चाहिए उसमें हम प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा देंगे, तो वो प्रेशर कम कर देगा और फिर बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें सेंस क्या करना है, तो हमें कितना प्रेशर चाहिए। जैसे रिलीफ वॉल्व में हमने देखा कि सिस्टम प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर रिलीफ वॉल्व में सेट किया हुआ रहता है, उससे ज्यादा प्रेशर कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। मान लो जो पंचिंग ऑपरेशन है उसके लिए हमें चाहिए प्रेशर, एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कि 50 बार का चाहिए, और जो होल्डिंग वाला प्रेशर है 30 बार काफी है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन में 30 बार प्रेशर रखना है, दूसरे में 50 रखना है। तो इसके लिए अलग अलग पंप नहीं यूज करेंगे हम, एक ही पंप का सप्लाई दोनों जगह भेजेंगे। उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, दोनों का हैंडल कर सकता है। लेकिन जो होल्डिंग वाली लाइन है ना, उसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगा देंगे, और जैसे प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व से जो ऑयल बाहर आएगा उसका प्रेशर 30 बार रहेगा, ये हमें इंश्योर करेंगे। तो इसके लिए हमें सेंस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पायलट लाइन है ये आउटलेट से ली गई है, तो मतलब ये कंपेयर कर रहा है सेट प्रेशर और ये राइट वाला प्रेशर पायलट प्रेशर से। लेकिन पायलट प्रेशर कहाँ का प्रेशर है? आउटलेट वाला। तो ये क्योंकि हमें आउटलेट का प्रेशर कंट्रोल करना है, इसलिए पायलट देखो सेकेंडरी पोर्ट से लिया गया है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इनलेट और आउटलेट है, दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय दिस एरो। पहले वाले सिचुएशन में वो ऑफसेट में था, नॉर्मली वो दोनों वॉल कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन इस वाले वॉल में ये दोनों पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है। इसका मतलब ये वॉल नॉर्मली ओपन होता है, इसमें से फ्लूइड का सप्लाई होते रहता है, लेकिन जो आउटलेट में प्रेशर है उसको वो सेंस करता है। मान लो ये हमें चाहिए आउटलेट में प्रेशर 30 बार, तो उस ये स्प्रिंग का सेटिंग हम रखेंगे 30 बार। तो जब यहाँ भी 30 बार रहेगा, जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी, तो उस तरह से इनलेट को आ रहा है 50 और आउटलेट को जा रहा है 30। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो ऐसी व्यवस्था हमने की है जिसकी वजह से 20 बार का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, एक रैंडम हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इतना प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, ऐसी व्यवस्था की गई है। मान लो किसी कारणवश यहाँ 30 के बजाय 35 आ गया, 35 आ गया, तो फिर क्या है, यहाँ का जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाएगा। लेफ्ट वाला स्प्रिंग का प्रेशर है 30 बार का और राइट वाला है 35 बार का। तो वो क्या होगा, केयर करेगा, इस वाले एरो को पूरा नहीं, थोड़ा सा राइट में, लेफ्ट साइड में रादर, राइट से पुश करेगा तो वो एरो लेफ्ट में जाएगा। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन जो कॉमन एरिया है वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो वो जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा। दो पाइप है, उसको आमने सामने हम जोड़ के अगर रखते हैं, उसको डायमीटर को मैच करके, तो उसका पूरा एरिया एक में के ऊपर कवर हो जाता है और पूरा एरिया अवेलेबल हो जाता है पैसेज, उसमें उसके अंदर जो ऑयल बह रहा है उसके लिए। लेकिन उसको हम इस तरह से एक में के सामने रखते हैं
कि जो डायमीटर है फुल्ली मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, पूरा एरिया नहीं मिलता, तो कुछ ही लिक्विड जो कॉमन पैसेज है उसी में से लिक्विड जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अंदर का एरिया हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, तो अंदर का एरिया अगर कम करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा। तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ेगा, इसका मतलब आउटलेट का प्रेशर कम होगा। तो इस तरह से वो जो बढ़ गया था, हमें चाहिए था 30, तो 35 हो गया था। तो हमने क्या व्यवस्था की कि अंदर का प्रेशर थोड़ा बढ़ाया, एरिया थोड़ा घटाया, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप बढ़ाया, और जो 35 हो रहा था उसको घटा के 30 पर लाके रख दिया। अब 30 पे लाकर रख दिया तो दोनों तरफ के प्रेशर बैलेंस हो गए, और उसी सिचुएशन को बरकरार रखेगा और उसी प्रेशर ड्रॉप होते रहेगा, और आउटलेट को हमें हमेशा 35 बार प्रेशर मिलेगा। तो ये सिंबल है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। इसको भी हम पायलट द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए नंबर 2 में वो पायलट का एक सिंबल हमने दिखाया। तो इसमें दो इस वेराइटी है, पहले वाला डायरेक्टली ऑपरेटिंग और दूसरे वाला पायलट ऑपरेटेड। ये नीचे दिखाया आपको, पहली वाली जो लाइन सर्किट था ना उसको और एक्सटेंड किया, ऊपर में हमने इस ब्रांच में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जोड़ दिया है। तो ये सिंबल है रिड्यूसिंग वाल्व का। मेरे ख्याल से अपना टाइम हो चुका है, सो वी विल स्टॉप हियर। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल लीव द क्लास। आगे जाके आपका दूसरा भी क्लास होगा ना? यस सर। विनायक, कभी कभी अगर मेरा ध्यान नहीं रहता तो आप मुझे आगाह कर सकते हो। ओके सर। So if there is no question, we can stop here. ओके, थैंक यू सर। Chalo, see you next time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.